Assalamualaikum. This is Tahir Afaki and you are watching my channel Wide Vision. हमारा आज का मौजू है फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन। इस कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में जानेंगे, इसके क्या क्या फीचर्स हैं, यहाँ पर कितने कॉन्स्टिट्यूशंस आ चुके हैं और मौजूदा कॉन्स्टिट्यूशन कौन सा एग्जेक्टिव सिस्टम दे रहा है, कौन सा लेजिस्लेचर सिस्टम दे रहा है और यहाँ की जुडिशरी कैसी है और फिर स्टेट सिस्टम क्या है, ये सब हम आज के मौजू में जानेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का मौजू फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन। तो फ्रांस का कैपिटल पेरिस है। यहाँ पर फ्रांस का लेजिस्लेचर और फ्रांस का प्रेसिडेंट मौजूद है। फ्रांस का जो कॉन्स्टिट्यूशन, इसे हम कहते हैं फिफ्थ रिपब्लिक ऑफ फ्रांस। तो फ्रांस का ये फिफ्थ रिपब्लिक ये 4 अक्टूबर 1958 में इंप्लीमेंट हुआ। जो इनका प्रेसिडेंट था चार्ल्स डी गॉल, उसने इस कॉन्स्टिट्यूशन को इंप्लीमेंट किया और ये कॉन्स्टिट्यूशन अब तक 24 दफा अमेंड हो चुका है, यानी इसमें 24 अमेंडमेंट्स हो चुकी हैं। तो अगर हम हिस्ट्री देखें फ्रांस के कॉन्स्टिट्यूशंस की, तो अभी तक टोटल 5 कॉन्स्टिट्यूशंस आ चुके हैं। जब का फ्रांस में इनकलाब आया था तब से लेकर अब तक। फ्रांस का फर्स्ट रिपब्लिक 1789 में आया, ये 10 साल तक के लिए इंप्लीमेंट रहा 1799 तक के लिए। तो जैसे ही नेपोलियन बोनापार्ट आया तो फ्रांस का फर्स्ट रिपब्लिक खत्म कर दिया गया। फिर सेकंड रिपब्लिक, फ्रांस का जो थर्ड इनकलाब आया है, सेकंड इनकलाब जो है फ्रांस का 1830 में आया था। थर्ड इनकलाब फ्रांस में 1848 में आया था। तो ये सेकंड रिपब्लिक इन्फोर्स किया गया था। तो ये सिर्फ 4 साल तक इम्प्लीमेंट रहा है। फिर फ्रांस का थर्ड रिपब्लिक आया है 1871। तो ये थर्ड रिपब्लिक ये बहुत लंबे अरसे तक कायम रहा है। 71 से लेकर 1940 तक ये इंप्लीमेंट रहा। उसके बाद फोर्थ रिपब्लिक आ गया आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर, ये 1646 से लेकर 1958 तक इंप्लीमेंट रहा। और फिर उसके बाद चार्ल्स डी गॉल ने एक अवामी रेफरेंडम के जरिए 1958 में फ्रांस का फिफ्थ रिपब्लिक इन्फोर्स किया, जो कि अभी तक इंप्लीमेंट है। फीचर्स ऑफ फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन, तो नंबर 1 तो ये रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, नॉट लाइक ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन जो कि अनरिटन है। और ये अमेरिका के बाद आप कह सकते हैं कि ये मोस्ट प्रिसाइज्ड कॉन्स्टिट्यूशन है। इसके 92 आर्टिकल्स हैं और 15 इसके चैप्टर्स हैं। तो इस लिहाज से ये रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है जिसमें तमाम तरह की तफसीलात जो है डिटेल से बता दी गई है। और फिर इसका हम देखें प्रीएम्बल जो है वो बुनियादी तौर पर पॉपुलर सॉवरेनिटी बेस्ड है। प्रीएम्बल का आगाज जो है फ्रांस के इनकलाबे फ्रांस में जो नारा लगाया गया लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फर्टर्निटी, इससे आगाज होता है। और फ्रांस का आर्टिकल 2 अबाउट is the sovereignty which is fall in the people of France। तो फ्रांस के जो लोग हैं वो सॉवरेनिटी को एंजॉय कर रहे हैं, जस्ट लाइक यूएस कॉन्स्टिट्यूशन जिसमें सॉवरेनिटी बिलोंग्स टू द पीपल ऑफ यूएस है। सिमिलरली यहाँ पर भी ऐसा ही है, अनलाइक ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन जिसमें सॉवरेनिटी बिलोंग्स टू पार्लियामेंट है। तो ये ऐसा सिलसिला नहीं, यहाँ पर सॉवरेनिटी बिलोंग्स टू पीपल है। फिर थर्ड हम इसका फीचर देखें तो यहाँ पर यूनिटरी फॉर्म ऑफ स्टेट है, जस्ट लाइक जिधर यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, यूनिटरी स्टेट सिस्टम मौजूद है कि जिसमें मरकज के पास तमाम इख्तियारात मौजूद हैं। वी कैन डिफाइन यूनिटरी स्टेट सिस्टम एज अ सिस्टम ऑफ गवर्नेंस इन विच सुप्रीम एंड होल पावर्स आर गिवन टू द सेंट्रल गवर्नमेंट टू रूल ओवर द होल कंट्री। तो सूबों को जो है जो भी पावर डेलीगेट की जाती है वो मरकज ही उनको पावर डेलीगेट करता है। तो ये सिस्टम है। फोर्थ पे यहाँ पर सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम है।
मतलब अमेरिका में प्रेसिडेंशियल सिस्टम है तो यहाँ पर सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम है। सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम चाइना में, रशिया में, दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम मौजूद है। तो इस सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम में आप कह सकते हैं कि वो दोनों करेक्टरिस्टिक्स मौजूद हैं जो कि प्रेसिडेंशियल सिस्टम में मौजूद होती हैं और जो पार्लियामेंट्री सिस्टम में मौजूद होती है। तो हम इसे हाइब्रिड सिस्टम कह सकते हैं या ड्यूअल एग्जेक्टिव सिस्टम भी कह सकते हैं। फिर यहाँ पर मल्टी पार्टी सिस्टम है, अनलाइक यूएस, यूके, उधर दो दो पार्टी रूल कर रही हैं। बिल्कुल पाकिस्तान और इंडिया की तरह यहाँ पर मल्टी पार्टी सिस्टम है। और फिर यहाँ हम देखें, यहाँ का जो लेजिस्लेचर है वो दो हाउसेस पे मुश्तमिल है, लोअर हाउस और अपर हाउस। लोअर हाउस को नेशनल असेंबली कहते हैं और अपर हाउस को सेनेट कहते हैं। लोअर हाउस इज मोस्ट पावरफुल बिकॉज इट इज डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल, तो डायरेक्ट लोगों से मुंतखब होता है। इसके बरक्स सेनेट जो है इनडायरेक्ट है, नेशनल असेंबली के मेंबर्स जो हैं सेनेट के मेंबर्स को मुंतखब करते हैं। तो आर्टिकल 24 इज अबाउट द बाइकैमरल लेजिस्लेचर ऑफ द फ्रांस। और नेक्स्ट हम देखते हैं कि ये रिपब्लिकन कॉन्स्टिट्यूशन है कि जिसमें जो एग्जेक्टिव है, जो हुक्मरान है, उनको अवाम मुंतखब करती है, ना कि मोनार्कियल सिस्टम है कि जिसके तहत जो बादशाह वो रूल कर रहा है, बल्कि यहाँ पर रिपब्लिकन कॉन्स्टिट्यूशन है, अवाम मुंतखब करती है अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 89। होल लेजिस्लेचर एंड एग्जेक्टिव इज इलेक्टेड बाय द पीपल। और फिर ये सेकुलर सिस्टम प्रोवाइड करता है, यानी कि ये यहाँ पर पूरा निज़ाम जो है सेकुलर सिस्टम है। मजहब जो है प्राइवेट और इनफरादी मामला है, बिल्कुल इंडिया की तरह और बिल्कुल अमेरिका की तरह या बाकी यूरोपियन ममालिक की तरह यहाँ पर सेकुलर सिस्टम मौजूद है। लेकिन यहाँ पर जो सेकुलर सिस्टम है, अनलाइक यूएस और यूके, यहाँ हार्ड या एक्सट्रीमिस्ट सेकुलरिज्म है कि सेकुलरिज्म को बाय फोर्स इंप्लीमेंट किया जाता है, जैसे कि इनकलाब फ्रांस में किया गया था। फिर यहाँ के लोग जो हैं उनको उनके फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन इंश्योर कर रहा है। अब यहां पर हम देखें प्रोसेस ऑफ अमेंडमेंट जो है इस कॉन्स्टिट्यूशन में, ये काफी ज्यादा रिजिड है। नॉट लाइक यूएस, जस्ट लाइक पाकिस्तान एंड इंडिया, यहाँ का ना जो है रिजिडिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है। इवन हम ये भी कह सकते हैं कि पाकिस्तान और इंडिया से भी मुश्किल है यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करना, लेकिन अमेरिका से ज्यादा आसान है। तो क्या है इसमें, अगर तो अमेंडमेंट के दो प्रोसेस हैं। अगर तो अमेंडमेंट जो है लेजिस्लेचर प्रपोज कर रहा है तो फिर लेजिस्लेचर को उस अमेंडमेंट को दोनों हाउसेस से 3/5 की मेजॉरिटी से पास करवाना होगा। फिर ये प्रेसिडेंट के पास भेजा जाता है और प्रेसिडेंट रेफरेंडम के लिए जो है अवाम में भेजता है, और अगर 50% वोट आते हैं तो इसमें अमेंडमेंट हो सकती है। दूसरा तरीकेकार ये है कि अगर प्रेसिडेंट अमेंडमेंट खुद प्रपोज करता है और लेजिस्लेचर को भेजता है, तो ऐसे में लेजिस्लेचर के दोनों हाउसेस जो हैं 3/5 मेजॉरिटी से अमेंडमेंट को पास करेंगे तो अमेंडमेंट हो जाएगी। यहां पर अब रेफरेंडम की जरूरत नहीं है। तो ये इसका जो है प्रोसेस ऑफ अमेंडमेंट है। अब यहाँ पर यूनिटरी स्टेट सिस्टम है जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट के पास तमाम तरह के इख्तियारात हैं। वी कैन से यूनिटरी स्टेट सिस्टम इज सच सिस्टम इन विच सुप्रीम पावर्स आर गिवन टू द सेंट्रल गवर्नमेंट टू रूल ओवर द होल कंट्री। और कॉन्स्टिट्यूशन का इसमें अहम रोल है कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है पावर जो है मरकज को वो दे रहा है। फिर यहाँ का जो लेजिस्लेचर है ये बाइकैमरल लेजिस्लेचर है। लोअर हाउस को नेशनल असेंबली कहते हैं और अपर हाउस को सेनेट कहते हैं। लोअर हाउस के नुमाइंदे वो डायरेक्टली मुंतखब किए जाते हैं और सेनेट के नुमाइंदे इनडायरेक्टली मुंतखब किए जाते हैं। फिर हम ये कह सकते हैं कि यहाँ की जो नेशनल असेंबली ये मोस्ट पावरफुल चैम्बर है देन सेनेट। सेनेट से ज्यादा पावरफुल है क्योंकि इसके पास लेजिस्लेशन के भी इख्तियारात हैं और फर्दर ये इसके पास एग्जेक्टिव के भी इख्तियारात हैं। यानी एग्जेक्टिव के क्या, प्रेसिडेंट जो है वो प्राइम मिनिस्टर और अपनी कैबिनेट को मुंतखब करता है, तो प्राइम मिनिस्टर और कैबिनेट वो नेशनल असेंबली को जवाबदेह है। और अगर नेशनल असेंबली चाहे वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के जरिए प्राइम मिनिस्टर और कैबिनेट का रूल खत्म कर सकते हैं। फिर
यहाँ पर देखें सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम है। सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम, ये सिस्टम क्या है, 1962 से पहले प्रेसिडेंट जो है वो एक काउंसिल के जरिए मुंतखब किया जाता था। 1962 के बाद जो है ये लोग इन्हें मुंतखब करते हैं, यानी डायरेक्टली जो है लोग प्रेसिडेंट को मुंतखब करते हैं और 7 साल के लिए मुंतखब कर देते हैं। फिर 2000 में एक अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन में की गई जिसके तहत प्रेसिडेंट का टेन्योर 7 साल से कम कर 5 साल कर दिया गया है। 2 मरहले होते हैं। अगर पहले मरहले में भी कोई कैंडिडेट जो है 50% से ज्यादा वोट हासिल कर ले तो वो प्रेसिडेंट बन जाता। अगर नहीं हासिल कर पाता तो दूसरे मरहले में 2 कैंडिडेट्स का, पहले 2 नंबर पे आने वाले कैंडिडेट्स का मुकाबला होगा और जो 50% वोट हासिल करेगा वो प्रेसिडेंट बन जाएगा। और फर्दर इसमें ये है कि अगर 60% टर्नओवर नहीं निकलता तो इलेक्शंस दोबारा होंगे। तो ये सिलसिला है। मैं यहाँ पे प्रेसिडेंट के पास क्या क्या पावर्स हैं। प्रेसिडेंट जो है सुप्रीम एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी होता है, इमरजेंसी की पावर्स उसके पास होती हैं। रेफरेंडम, वो कोई भी कानून साजी के मामले में या अमेंडमेंट के मामले में आवाम से रेफरेंडम करवा सकता है। और फिर प्रेसिडेंट क्योंकि डायरेक्टली इलेक्ट होता है इसलिए इसके पास ज्यादा पावर्स हैं और इस बेस पे ये लेजिस्लेचर यानी पार्लियामेंट, नेशनल असेंबली को भी डिसॉल्व कर सकता है। लेकिन साल में ये इख्तियार वो एक दफा ही इस्तेमाल कर सकता है। और इसके अलावा प्राइम मिनिस्टर और कैबिनेट को भी प्रेसिडेंट ही मुंतखब करता है। फिर अगर हम जुडिशरी देखें तो जुडिशरी भी यहाँ पर सेपरेशन ऑफ पावर का कॉन्सेप्ट है। लेजिस्लेचर के पास अलग इख्तियारात, प्रेसिडेंट के पास अलग और जुडिशरी के पास अलग इख्तियारात हैं। एक तो जुडिशरी कॉन्स्टिट्यूशन को जो है इंटरप्रेट कर रही है और दूसरा अगर प्रेसिडेंट को इम्पीच करना हो तो जुडिशरी का चीफ जस्टिस ही जो उसकी समाअत करेगा। इसके अलावा सेपरेशन ऑफ पावर का कॉन्सेप्ट है। तीनों इदारे जो हैं अलग अलग उनके पास इख्तियारात मौजूद हैं, लेकिन बिल्कुल ऐसे तो नहीं जैसे अमेरिका में सेपरेशन ऑफ पावर का कॉन्सेप्ट है, इसके बरक्स है। लेकिन यहाँ पर सेपरेशन ऑफ पावर का कॉन्सेप्ट मौजूद है। तो ओवरऑल अगर हम देखें फ्रेंच का कॉन्स्टिट्यूशन जो है ये मोस्ट कॉम्प्लेक्स कॉन्स्टिट्यूशन है देन यूके एंड यूएस, पाकिस्तान एंड इंडिया। ये कॉम्प्लेक्स सिस्टम है क्योंकि इसमें हाइब्रिड सिस्टम है, ड्यूल एग्जीक्यूटिव सिस्टम है। प्रेसिडेंट के पास अलग इख्तियारात हैं, प्राइम मिनिस्टर और उसकी कैबिनेट के पास अलग इख्तियारात हैं। प्राइम मिनिस्टर और कैबिनेट प्रेसिडेंट को भी जवाबदेह है और फिर लेजिस्लेचर को भी जवाबदेह है। इस लिहाज से काफी कॉम्प्लेक्स सिस्टम है। और इसमें अगर हम देखें कोहैबिटेशन का एक कॉन्सेप्ट है जो कि इसे मोर कॉम्प्लेक्स बनाता है। फिर इसके साथ साथ जो है यहाँ का जो प्रेसिडेंट है वो अमेरिकन प्रेसिडेंट से भी ज्यादा ताकतवर है क्योंकि अमेरिकन प्रेसिडेंट वो अमेरिकन जो लेजिस्लेचर है उसे खत्म नहीं कर सकता, उसे डिसॉल्व नहीं कर सकता, लेकिन यहाँ के प्रेसिडेंट के पास ये इख्तियारात मौजूद है। और इसी तरह लेजिस्लेचर के पास एग्जीक्यूटिव पावर्स भी हैं कि उसे प्राइम मिनिस्टर और कैबिनेट जवाबदेह है। तो दोस्तों ये है हमारा फ्रांस का कॉन्स्टिट्यूशन। फ्रांस के कॉन्स्टिट्यूशन में हम सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम के बारे में फर्दर एक डिटेल से वीडियो बनाएंगे। तब तक के लिए इजाजत, अस्सलाम वालेकुम।